पार्टी की ओर से रिव्यू पिटीशन पेश की गई थी और उस रिव्यू पिटीशन में जिस बातों को उठाया था वो बातें या जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को मेन पिटीशन में भी उठाया नहीं गया है। जैसे कि ओबीसी का जो प्रिंसिपल है क्रीमी लेयर का, वो फाइनेंशियल है कि आपकी आर्थिक उन्नति इतनी है और इसके अंदर है तो आप नॉन क्रीमी लेयर है, ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर बन गए। लेकिन जहां एससी एसटी का सवाल है उस जजमेंट में इन्होंने कहा है कि एक दफे परिवार ने आरक्षण का लाभ लिया हो तो वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है। पहले सवाल ये उठाया गया था कि क्या दो अलग अलग प्रिंसिपल क्रीमी लेयर के देश में हो सकते हैं क्या? अगर हो सकते हैं तो किन तत्वों पर हो सकते हैं, उसकी रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट ने देनी चाहिए, लेकिन इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि ओबीसी का या एससी एसटी का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट को है और किसी को नहीं है। कोर्ट ने यह बताना चाहिए कि भैया आपको ये अधिकार कहां से आया। कुछ बातें जो है वो संविधान ने कोर्ट के मामले और दायरे से बाहर रखा है। ये भी जो मामला है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, ये कोर्ट के रिव्यू से बाहर रखा हुआ है। और इन दोनों बातों की जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की बात है, एक सोशल जस्टिस के हिसाब से मैं समझता हूं कि वर्गीकरण की पुष्टि हो सकती है। लेकिन क्रीमी लेयर जो है, आपने एक समाज को दो हिस्सों में बांटा है, एक गरीब और अमीर। जो अमीर है उसको आपने बाहर रख दिया और जो गरीब है उसको अपने अंदर रख दिया है। क्या जो अमीर है उसकी सामाजिक स्थिति बदली हुई है, जिस वजह से उसको होमोजीनियस कहा गया था, अनटचेबिलिटी के माध्यम से उसको जो होमोजीनियस कहा गया था, क्या लोगों की पूरी तरह से भावना बदल चुकी है? और बदल चुकी है ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो फिर उनके पास जो तथ्य है कि उनके ही कोर्ट में एससी और एसटी की पूरी लिस्ट भरी पड़ी हुई है, अनेक पोस्ट खाली क्यों, कोटा जो है फुलफिल क्यों नहीं हो गया? इसका इस जैसे सवालों को जवाब नहीं मिला, ऐसी एक परिस्थिति है। कोर्ट का आदर का निर्णय जो है वो सभी को करना ही है, लेकिन टिप्पणी करने का अधिकार आम जनता का है। उस टिप्पणी के मुताबिक हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मैं तमाम आरक्षणवादी जनता से ये कह रहा हूँ कि ये लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई हो चुकी है और जो पार्टियां आरक्षण के साथ है उसके साथ में अपने रहना चाहिए। जो पार्टियां आरक्षणवादी नहीं है वो अपनी विरोधक है, इस भावना के साथ अगर लड़ेंगे तो शायद मैं मानता हूं कि ये जो डिसीजन हो चुका है उसकी बदलने की प्रक्रिया शुरुआत हो सकती है। सर, आपने कांग्रेस और राहुल गांधी से भी कुछ सवाल इस पूरे मुद्दे पर पूछे, क्या है? राहुल गांधी को हमने जो है वे आपके कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है 1951 से आप लोग आरक्षण के विरोधी है ऐसा दिखाई देता है।
भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले से ही आरक्षण के प्रिंसिपल के विरोध में है, ये बात सही है। आप 2024 का जो चुनाव हुआ उस वक्त आपने कहा कि भैया हमको संविधान बचाना है इसलिए वोट दो, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी से अगर बात करूं तो आत्मा हिंदू माइथोलॉजी का सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। उसी तरह संविधान का जो आत्मा है, आरक्षण ये आत्मा है। अगर वो आत्मा ही अगर निकल गया तो संविधान का क्या मतलब है? तीखे सवाल हम लोग ने जो है राहुल गांधी से पूछे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो जवाब देंगे। उनका अगर जवाब नहीं आता है तो मेरे ख्याल से उनकी जो पिछला इतिहास है आरक्षण विरोधी, वही उनकी भूमिका आगे चलती रहेगी। ये आम जनता ने और आरक्षित वर्ग ने इसको सोचना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। सर्वोच्च न्यायालयातला हा नेमका मुद्दा काय आहे आणि याला घेऊन काँग्रेस आणि राहुल गांधींना आपण काय प्रश्न उपस्थित केले? सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला त्या निर्णयामध्ये त्यांनी वर्गीकरण आणि क्रीमी लेअर करण्याचा आमचा अधिकार आहे की नाही आहे याच्याबद्दल बोललेले नाही, पण त्यांनी क्रीमी लेअर आणि वर्गीकरण करून टाकलेलं आहे। कदाचित माझ्या अंदाजाने समाज व्यवस्थेमध्ये ज्याला आपल्याला म्हणता येईल की वर्गीकरण एका न्यायाच्या दृष्टिकोनातून लोकांनी नजरअंदाज केला असता, परंतु क्रीमी लेअर ज्या ठिकाणी आलेला आहे त्या ठिकाणी मला वाटतं नजरअंदाज करता येत नाही आहे, कारण का एकाच समाजाला तुम्ही दोन ह्याच्यामध्ये विभागलेला आहे, एक श्रीमंत आणि एक गरीब अशी असणारी परिस्थिती आहे। श्रीमंताला तुम्ही लात मारून हाकललेल्या अशी एक परिस्थिती आहे। कोर्टाला सर मी एक उदाहरण म्हणून देतो की ज्या माणसाला पंतप्रधान पदी बसवण्याची असणारी चर्चा एकदा झाली होती आणि ते बाबू जगजीवनराम होते 1978 मध्ये, त्यांनी संपूर्णानंदचा पुतळा उद्घाटन बिहारमध्ये पटनामध्ये केला। त्याच्या 1 तासानंतर संपूर्णानंदचा पुतळा हा पूर्णपणे दुधाने धुवण्यात आला। का तर एका शेड्यूल कास्टने त्याचं असणारं उद्घाटन केलं असा त्यावेळेसचा आरोप होता। इथे एससी आणि एसटीच्या संदर्भातल्या दोन गोष्टी आहेत। एक शरीराने ते गुलाम आहेत करून ठेवलेलं आहे, आणि दुसरं ते मानसिक गुलामतीमध्ये राहावं म्हणून त्यांना असणारं नेहमीच तुम्ही हलके आहात असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं। ही भावना बदलली आहे का याच्याबद्दल सुप्रीम कोर्ट काहीच म्हणत नाही, आणि म्हणून हे निर्णय हा पूर्णपणे चुकीचा निर्णय आम्ही असं या ठिकाणी म्हणतोय। कारण का कोणाला आतमध्ये घ्यायचा आणि कोणाला काढायचा हा एक्सक्लुसिव्ह अधिकार पार्लमेंटचा आहे, आणि हा पार्लमेंटचा अधिकार कोर्ट कसं वापरू शकतं याचं कुठेच एक्सप्लेनेशन नाही, आणि त्या रिव्ह्यूमध्ये आम्ही हाच मुद्दा त्या ठिकाणी उपस्थित केला होता। पण दुर्दैव आहे की एकदा स्वतःला शहाणं म्हटलं की मी पुन्हा येडा आहे असं कोणीच म्हणत नाही, तेव्हा हे जे रिव्ह्यू पिटिशन्स आहेत किंवा क्रिएटिव्ह पिटिशन जे आहेत पुन्हा त्याच बेंचकडे जाता कामा नये। कोण स्वतःला गाढव म्हणणार? गिर गया तुम्ही मेरी टांग ऊपर अशा रीतीने असणारं मानसिकता आहे, आणि म्हणून अनेक रिव्ह्यू पिटिशन जे आहेत त्या खारिज झालेल्या आहेत, त्या प्रमाणात ही खारिज केली अशी असणारी परिस्थिती आहे। आम्ही जजमेंटवरती क्रिटिसाइज त्या ठिकाणी करू शकतो, हा जनतेचा असणारा अधिकार आहे। तुम्हाला जजच्या कॅरेक्टरवरती किंवा त्याच्या वागणुकीवरती तुम्हाला बोलता येत नाही, तेव्हा आमचे जे काही मुद्दे आहेत हे सगळे पिटिशनच्या संदर्भात जजमेंटच्या संदर्भातले आहेत असं आम्ही नमूद करतो। महाराष्ट्रात पण आरक्षणाचा मुद्दा गाजतोय। शरद पवारांनी असं सांगितलं की 50%ची जी आरक्षण मर्यादा आहे ती वाढवा, 75%पर्यंत केंद्राने करावी, त्याला आमचा पाठिंबा आहे। शरद पवारांचे मित्रच आहेत प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दोनदा त्यांच्या घरी येऊन गेले,
त्याच्यामुळे पब्लिकली सांगण्याच्या ऐवजी शरद पवारांनी मोदीच्या कानामध्ये सांगून करून घ्यावं ना. हे नौटंकी कशाला शरद पवारांकडून? तेव्हा ही नौटंकी आहे, याच्या पलीकडे मी काही बघत नाही. थँक्यू. झालं.